हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इससे पीछे जितने भी चैप्टर हैं सबका ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले नंबर आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर में आने वाले सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो हमारा चैप्टर है त्रिभुज। ये चैप्टर 6 है बिहार बोर्ड में, और यहीं हम लोग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखेंगे कि पहला नंबर त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का परिभाषा देखेंगे। तो त्रिभुज, इसमें त्रि जो होता है इसका मतलब होता है 3, और भुज मतलब होता है भुजा, यानी कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जो बोल रहे हैं आप नोट्स बना सकते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा त्रिभुज का परिभाषा हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 3 गो भुजा जो होता है उससे घिरे हुए जितने भी क्षेत्र होंगे उसको कहेंगे त्रिभुज। अब इसमें ध्यान रखना है, सब लिखवाएंगे नहीं, केवल यहाँ पर बता देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ थ्योरी भी बता दे रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के अंतः कोणों का या तीनों कोणों का योग ऐसे कहेगा परीक्षा में, तो बताना है कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो इसके लिए सूत्र हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई की जगह पर शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। जहाँ पे ऊंचाई लिखे हों वहाँ पे शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर त्रिभुज का परिमाप पूछ देता तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, या a + b + c। एक भुजा का माप मान लिए a है, दूसरा का b और तीसरा का c, तो इसका परिमाप हो जाएगा a + b + c, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार, तो ध्यान रखना है कि त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर एक मापा जाता है और एक कोण के आधार पे। त्रिभुज को या तो भुजा के आधार पर बताएंगे या कोण के आधार पे। तो जब भुजा के आधार पर बताएंगे तो त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज का प्रकार यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। उसी तरह से कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर लिखे हैं अधिक कोण। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब पहले नंबर भुजा के आधार पर देखते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें केवल नाम पर ही याद कर लेना है, रटना नहीं है। समबाहु, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब हो गया भुजा। तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3। और सम मतलब बराबर कह दिया गया है। इसका मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर इसका क्षेत्रफल पूछ देगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल क्षेत्रमिति में ये
ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आ गया समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो, त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, जेना में से 2 को बराबर रहना चाहिए, क्या, तो भुजा। तो जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा बराबर हो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। उसी तरह से आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब क्या होता है कि बराबर न होना, अब बाहु मतलब तो भुजा हो गया। विषम मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जो बताया उसको आप नोट्स भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं आता है, जो परिभाषा बता रहा है इसी में से पूछता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसे दे देता है। इन दोनों के लिए क्षेत्रफल का जब प्रयोग करना होगा, निकालना होगा, तो इसके लिए हीरोन का सूत्र प्रयोग कर लिया जाता है, s × s - a s - b s - c। अगर सम द्विबाहु या विषम बाहु का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, अगर तीनों भुजाएं दे दिया है तो। इसके लिए परिमाप अगर निकालेंगे, इसमें अर्ध परिमाप हो जाता है, अर्ध परिमाप, यानी कि a त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर का होता है a + b + c बटा में 2, a + b + c बटा में 2, या ऐसे भी कह सकते हैं परिमाप बटा में 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटा में 2, या तीनों भुजा को क्या कहते हैं, परिमाप, तो परिमाप बटा में 2। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला नंबर आ गया न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, जिस त्रिभुज का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं हम लोग कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो जाए उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब आ गया समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री के बराबर आ जाए, अब मान कहने का मतलब वहाँ पे एक कोण होना चाहिए, ऐसे इसका परिभाषा वास्तविक होगा। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण में जौना के एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। इसके लिए अगर आकृति बनाएंगे तो कुछ ऐसा आकृति हो जाएगा। तीनों कोणों का योग बोला है कि 0 से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए, तीनों कोणों का मान। योग तो 180 होबे करेगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं 50, इसको मान लेते हैं 60 और ये हो गया 70। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ये न्यून कोण के लिए हो गया। समकोण का आकृति कुछ ऐसे हो जाता है 90 डिग्री पे, क्योंकि इसका एक कोण होता है 90 डिग्री का। अधिकोण किसे कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का मान, यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिकोण कहते हैं। जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से बड़ा, त्रिभुज की तरफ खुला हुआ मुंह है मतलब त्रिभुज बड़ा है, इधर 180 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब कि 180 बड़ा है तो त्रिभुज छोटा है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण या जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जौना त्रिभुज के एगो कोण 90 डिग्री से बड़ आ 180 डिग्री से छोटा हो जाए ओकरा कह दे अधिकोण। जैसे मैं यहाँ पर आकृति ऐसे बना सकते हैं, मान लेते हैं 100 डिग्री का हो गया, इसमें एगो कोण कितना हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा। तो इससे इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, किससे, तो समकोण और अधिकोण से पूछता है
कि किसी भी त्रिभुज में क्या दो समकोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तीनों को मिलाकर होता है 180 डिग्री। जब दुइये गो समकोण हो गया, मतलब एगो 90 एगो और 90, तो 90 90 तो 180 दुइये को मिलकर हो गया, तो क्या एगो 0 होगा? 0 डिग्री का कोण इसमें नहीं हो सकता है त्रिभुज में। वैसे ही पूछता है कि क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं, दो से ज़्यादा? तो नहीं हो सकते हैं, केवल अधिक कोण एक ही हो सकता है त्रिभुज में, समकोण भी एक ही हो सकता है। यहाँ पर जो समबाहु है, इसके लिए हमारा आकृति अगर बनाएंगे तो इस प्रकार से हो जाए, तीनों भुजाएं बराबर। सम द्विबाहु में दो गो भुजा बराबर, कोई दो गो भुजा बराबर। विषम बाहु में इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लिख लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं ये 1 2 3, इसका मतलब होता है कि दो गो पाई है तो दोनों ही आपस में बराबर है। एक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, मतलब तीनों ही अलग अलग है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में जो थ्योरी बताया गया है उसके बारे में। जैसे 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं सर्वांगसम के बारे में। ये 9th क्लास में पढ़े हैं, और 10th क्लास में इसमें पढ़ा जाता है समरूप के बारे में। जितने भी थ्योरी बता रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव भी आगे बताएंगे, लेकिन जो थ्योरी बता रहे हैं उसको आप माइंड में रख लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव सब बना सकते हैं। तो पहले नंबर सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या है ये समझिए। सर्वांगसम पहले समझते हैं। इसका नाम डाल लेते हैं ए बी सी, और इसका नाम डालिए डी ई ए। सर्वांगसम वैसी आकृतियों को कहा जाता है जिसको अगर यहाँ से उठाकर इस पर रख दें और वो पूर्ण रूप से ढक दे, मतलब तनखियों नहीं बचना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो वैसी आकृति जब एक आकृति को दूसरे आकृति पर रखा जाए, वो पूर्ण रूप से ढक दे, तो समझिए कि सर्वांगसम आकृति है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि सर्वांगसम में जब इसको ये वाला इसको ढकिए देगा, इसका मतलब लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर। इसमें चौड़ाई तो नहीं होगा, मतलब तीनों भुजाएं भी बराबर और साथ में कोण भी बराबर। अगर मान लीजिए कि हई वाला 5 है 4 है, तो कैसे ढक पाएगा? ढकेगा तब जब इसकी सभी लंबाइयाँ बराबर हो जाएगी, सारे कोण बराबर हो जाएंगे। तो जब कोई आकृति अगर सर्वांगसम होता है तो उसके सभी कोण बराबर होते हैं तथा सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो भी संगत भुजाएं। ये सर्वांगसम में होता है। लेकिन समरूप में क्या होता है? समरूप में क्या होता है पहले समझिए। समरूप, सम मतलब बराबर, रूप मतलब उसका चेहरा, यानी कोई एकदम एक जैसा चेहरा के दिखाई दे दे। कहने का मतलब दूगो कोई जुड़वा बच्चा होता है तो दोनों का चेहरा एक जैसा मिलता जुलता है, तो वो समझिए कि समरूप है। वो भले ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो देखने में। समरूप आकृतियाँ बड़ी और छोटी हो सकती है, लेकिन सर्वांगसम आकृतियाँ कभी बड़ी छोटी नहीं हो सकती, एकदम बराबर बराबर होगा। लेकिन समरूप आकृति बड़ा छोटा हो सकता है, ये देखने में एक जैसा होता है। तो ध्यान देना है कि सभी समबाहु त्रिभुज, ऑब्जेक्टिव पूछता है ये वाला, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि उसके सभी भुजाएं बराबर होती है। मतलब समबाहु में बड़े को लेंगे तब भी तीनों बराबर, छोटे को लेंगे तब भी बराबर। अब ध्यान रखना है कि जब कोई आकृति अगर समरूप हो जाए तो उसके सारे कोण बराबर हो जाते हैं, लेकिन भुजाएं समानुपाती हो जाती है। समानुपाती कहने का मतलब बट्टा में, जैसे ये डी ई एफ है तो ए बी के बट्टा में डी ई, और बी सी के बट्टा में ई एफ, और ए सी के बट्टा में डी ए। ये कब होगा? जब आकृतियाँ समरूप होगी तब। और साथ में कोण भी बराबर हो जाता है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण ए। और सर्वांगसम में क्या होता था कि कोण उसमें भी बराबर होता है, यानी कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण ए, लेकिन इसकी भुजाएं बराबर हो जाती है। ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, और ए सी बराबर डी एफ। उसकी भुजाएं बराबर होती है, जबकि समरूप में भुजाएं समानुपाती होती है। ये दोनों अंतर है। तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है, ये पूछता है सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग
सभी वृत्त, सभी सरल रेखाएं, सरल रेखाएं मतलब एकदम सीधी रेखा, ये सभी जो आकृतियां हैं वो समरूप होती है। मतलब एगो समबाहु त्रिभुज बड़े को ले लेंगे, एगो छोटी को बना लेंगे, तो ये दोनों समरूप है क्योंकि दोनों का रूप एकदम जैसे एक जैसे होगा। इसमें भी तीनों कोण बराबर 60-60 का, इसमें भुजाएं भी बराबर, इसमें क्या होगा कि इसमें भी कोण बराबर, यानी कि समबाहु त्रिभुज में 60-60 डिग्री का कोण बनता है। ये याद रखना है कि समबाहु का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, साथ में ये भी 60 होगा। तो छोटा भी आकृति बनाएंगे तो उसमें भी वही होगा, 60-60-60 डिग्री का कोण बनेगा। भुजाएं बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन दोनों में गुण एक ही रहेगा, यानी कि इसमें जो है तीनों भुजा बराबर है तो इसमें भी तीनों भुजाएं बराबर, इसके तीनों कोण 60-60 का तो इसके तीनों कोण 60-60 का। तो याद रखना है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी सरल रेखाएं समरूप होते हैं। ये याद कर लेना है जो बताए हैं उसको, क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक है कि दो बहुभुज समरूप कब होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि समानुपाती हो। दो बहुभुज, बहुभुज कहने का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कुछ भी हो सकता है। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो जाए। मतलब जैसे दो त्रिभुज दे दिया है, हाँ ये वाला ए हो गया इसके बराबर, यहाँ पर डी लिख देते हैं, बी बराबर हो गया इस ई के बराबर, सी बराबर हो गया एफ के बराबर। तो ये वाला कोण बराबर हो जाना चाहिए, साथ में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती का मतलब क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए ये एक है, इसको मान लेते हैं 2 है, 1 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। जब इसके बटा में इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, BC के बटा में EF करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, AC बटा DF करेंगे तो 3/6। तो जब वही कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं कब? जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब जब यहाँ पर बहुभुज का बात आ गया है तो इससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जैसे पूछता है परीक्षा में कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा? कोणों का योग क्या होगा? यानी कि पंचभुज जब आकृतियाँ हैं उसमें 5 को भुजाएं 1 2 3 4 5, 30 के अंदर जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है, n-2 गुणे 180 डिग्री। किसी भी आकृति में अगर भुजाएं दे दिया है तो उसके अंदर कितना डिग्री का कोण बनेगा ये निकाल सकते हैं हम लोग इससे। n-2 गुणे 180 डिग्री। n क्या है? तो n भुजा है, n जो है वो भुजा को दर्शाता है। तो पंचभुज यानी कि इसमें भुजा का है 5 गो, तो 5 - 2 और गुण है 180 डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 गुणे 180, यानी कि 18 से इसमें गुणा कर लेंगे 540 डिग्री। आंसर हो गया है, ये हमारा हो गया 540 डिग्री। तो अगर पूछ देगा कि पंचभुज में कितने डिग्री का कोण बनेगा तो ऐसे निकाल लेना है। 6 भुज कहेगा यानी कि 60 कोण में कहेगा तो क्या करना है कि 6 को भुजा होता है, यहाँ पर 6 रख लेना है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आया, 18 × 4 = 72, यानी कि 720 डिग्री का 60 कोण में ये हमारा कोण बनता है। उसके अंदर का अंतः कोण जोड़ने पर इतना डिग्री का बनता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं
थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में क्या कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की ABC एक त्रिभुज बना लिए। थेल्स प्रमेय ध्यान से समझिएगा, परिभाषा आप याद कर सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से होते हुए एक रेखा खींची जाए जो तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। ध्यान से समझिए, इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से होती हुई एक रेखा खींची जाए जो तीसरी भुजा के समांतर हो, जो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो इन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में बांट देती है। कहने का मतलब क्या है कि एगो त्रिभुज दे दिया गया है, इस त्रिभुज के किसी दो भुजा से होकर एगो रेखा खींचेंगे जिसका नाम रख लेते हैं DE, और ये रेखा ऐसा होना चाहिए जो BC के समानांतर होना चाहिए। तो ये रेखा क्या करेगा, इन भुजाओं को आधा आधा भाग में बांट देगा, यानी कि एक ही अनुपात में बांट देगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समानांतर क्या हो जाएगा, BC। ये प्रमेय के अनुसार होना चाहिए कि जो रेखा खींचा गया है वो BC के समानांतर होना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है कहीं तो AD के बट्टा में हो जाएगा DB, AE के बट्टा में EC। अगर कोई आकृति दे दिया गया है और उसमें एक रेखा ऐसा खींचा जाए जो तीसरका भुजा के समानांतर हो, तो जो खींची गई रेखा है जिस भुजा से खींचा गया है उसको एक ही अनुपात में बांट देती है। ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स का विलोम देखेंगे, या इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कह सकते हैं। थेल्स के विलोम में ये कहा गया है कि अगर किसी त्रिभुज को एक रेखा एक ही अनुपात, फिर से समझिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक कोई रेखा एक ही अनुपात में बांट रही है, तो वो जो रेखा खींची गई है वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। ध्यान से समझिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली, वो भी ऐसे काटने वाले होने चाहिए कि एक ही अनुपात में बंट जाए, तो जो रेखा खींचा जाएगा वो तीसरी भुजा के समानुपाती होगी। जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया है। इसमें कहा गया था कि एगो ऐसा रेखा खींचे के बाटे हेकरा से कटत कि BC के समानांतर होके के चाहिए, और जब समानांतर हो तो जौन खींचल गया तो हेकरा के हेकरा बट्टा में हेकरा बट्टा में इसको कर देगा। इसमें विलोम में क्या कहा गया है कि एगो ऐसा रेखा खींचल जाओ जौन कि हेकरा के बट्टा में हेकरा के बांट देवे, यानी कि AD बट्टा में DB कर देवे और AE बट्टा में EC कर देवे, AE बट्टा में EC कर देवे। तब ये जो बटे है वाला रेखा ये तीसरका रेखा के समानांतर हो जाएगा, तीसरका भुजा के। ये विलोम है और ये थेल्स प्रमेय है। फिर से एक बार समझिए, कहा गया है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने वाली रेखा खींची जाए तो ये रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय के विलोम में बताया गया है। एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए उसमें एक रेखा ऐसा खींचा गया हो जो कि एक ही अनुपात में बांट देता हो इन दोनों भुजाओं को, तो जो खींचा गया रेखा वो तीसरका भुजा के समानांतर होगा। ये हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम में बताया गया है। तो चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। अगले प्रमेय में बताया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कहा गया है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है, इस प्रमेय से ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, दो समरूप त्रिभुज दे दिया गया है, इस तरह से मान लेते हैं DEF, इसका नाम रख लिए, और ये दोनों आपस में समरूप है।
तो इनके क्षेत्रफलों का जब अनुपात निकालेंगे, इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, उसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। कहा गया है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफल का जब अनुपात निकालेंगे, अनुपात मतलब बट्टा, तो इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें कहा गया है कि अगर दो गो त्रिभुज समरूप है तो उसका क्षेत्रफल का जब अनुपात निकालेंगे तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कोई भी दो गो अगर त्रिभुज समरूप है तो उसमें हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि इधर भुजा कर देंगे या दोनों का वर्ग। उसी तरह से नीचे वाला, उसी तरह से उस पार वाला, इसके अनुपातों का वर्ग करेंगे तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 दिया है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए कुछ नोट्स देख लेते हैं। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है और भुजाओं का अनुपात निकालना है तो क्या करना है। अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना है, भुजाओं का अनुपात, तो उसको क्या करना है, क्षेत्रफल को रूट में कर देना है। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया गया है, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल को रूट में कर देंगे तो भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। अगर भुजा का अनुपात दे दिया गया है, भुजा का अनुपात दे दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो क्या करना है, इस भुजा वाले अनुपात को वर्ग कर देना है। ध्यान से समझिए, इसमें कहा गया है कि अगर क्षेत्रफलों का दो त्रिभुज दिया है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, अब भुजा निकालना है तो उसको क्या करना है कि वर्गमूल निकाल लेना है। और अगर भुजा दे दिया है और क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है कि भुजा को स्क्वायर कर लेना है। यहाँ से होता है जैसे अब हमको निकालना है क्या कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर दे दिया है, भुजा का अनुपात निकालना है। यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, भुजा का अनुपात निकालना है, तो क्या होगा कि ये भुजा का मान निकालना है तो इधर से स्क्वायरवा हट के ये हो जाएगा रूट में। इसीलिए ये क्षेत्रफल जो होता है वो रूट में हो जाता है। अगर भुजा दे दिया गया है और निकालना है क्षेत्रफल तो क्या करना है कि उसको भुजा को स्क्वायर कर देना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, भुजा निकालना है, तब क्या करना है, भुजा का अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो दिया गया उसको वर्गमूल के अंदर रख लीजिए। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, ये अलग अलग है। 16:9 है, उसका मतलब 16/9 होता है। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। तो जब क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा निकालना होगा तो रूट में कर लेना है। अगर मान लीजिए कि भुजा दे दिया गया है और क्षेत्रफल निकालना है तो उसको क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है। जैसे दे दिया, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, क्षेत्रफलों ना बल्कि भुजाएं दे दिया, यानी कि भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर भुजा दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, भुजा का मान दे दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भुजा दिया गया है उसको क्या करेंगे कि स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, बीच में अनुपात का चिन्ह दिया गया है। तो भुजा दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है।
अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा का अनुपात निकालना है, तो इसको क्या कर देना है, रूट में कर देना है। इस पे एक ऑब्जेक्टिव जरूर देता है। तो चलिए अब अगला प्रमेय देखते हैं, और उसी प्रमेय पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय प्रूव्ड होता है। आखिर वो प्रमेय क्या है उसको देखते हैं। तो अगले प्रमेय में कहा गया है, तो अगला हमारा पॉइंट है कि इसमें एक प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज के, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के बने दोनों ओर त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण मतलब बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एगो समकोण त्रिभुज है, समकोण में क्या किया जाए कि समकोण वाले शीर्ष से इस कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो लंब के दोनों ओर जो भी त्रिभुज बन गया, जैसे कि ये त्रिभुज बन गया यानी कि ए डी बी, ये बड़े त्रिभुज के समरूप होगा यानी कि ए बी सी के समरूप होगा। उसी तरह से बी डी सी बड़े त्रिभुज के यानी कि ए बी सी के समरूप होगा। साथ में ये दोनों छोटा छोटा त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा। तो कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में, यानी कि इसमें समकोण होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें अगर एक कोण 90 है और 90 है तथा कुछ इसमें, जब समकोण है तो कर्ण तो होबे करेगा, तो इसके सामने हो गया कर्ण, और उसी पर जब लंब डाल दिया जाए बी डी लंब ए सी, बी डी लंब ए सी, तो क्या होगा कि इस लंब के बने दोनों ओर त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए डी बी संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होंगे यानी कि बड़े त्रिभुज के, त्रिभुज ए बी सी। फिर कहा गया है कि इधर भी जो बना है लंब के इधर ऊपर नीचे दोनों यानी कि ये वाला, यानी कि त्रिभुज बी डी सी समरूप बड़ा त्रिभुज ए बी सी तथा ये दोनों छोटे त्रिभुज आपस में समरूप भी होते हैं यानी कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। तो कोई अगर त्रिभुज दिया गया है उसमें एक कोण 90 है, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा और उस कर्ण पर समकोण वाले शीर्ष से लंब डाल दिया जाए तो लंब के दोनों ओर जो भी त्रिभुज होगा बड़का त्रिभुज के समरूप होगा तथा जो छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं वो भी आपस में समरूप होगा। तो चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इन सब का जब अगर प्रमाण देखना होगा तो चैनल के पेज पर जाकर देख लेना है, क्योंकि वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि कैसे इसको प्रमाणित किया जाता है। आ गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण कहने का मतलब एक 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहा गया है, ध्यान रखना है कि ये प्रमेय काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप वीडियो चैनल के पेज पर जाकर वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सिद्ध किया जा चुका है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो पढ़े हैं हम लोग सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो कैसे सिद्ध होता है वो चैनल के पेज पे अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, लेकिन समकोण होना अनिवार्य है। अब इसका विलोम में क्या कहा गया है, यानी कि पाइथागोरस के विलोम में कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा।
पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में कहा गया है कि अगर कोई त्रिभुज दिया गया है उसमें एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा कहने का मतलब जब एक है इसी का वर्ग दोनों के वर्ग के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये बड़ा होगा। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा हो गया थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये भी पूछता है कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा से बड़ी होती है, छोटी होती है, बराबर होती है? ये हमेशा बड़ी होती है। किसी भी त्रिभुज में, वो समकोण हो या समद्विबाहु या विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज हो, उसमें दो भुजा को जोड़ेंगे तो वो तीसरा भुजा से बड़ा आएगा। ध्यान रखना है कि वर्ग नहीं जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, केवल भुजा का जोड़ना है मान। जैसे मान लीजिए कि ये 2 दिया गया है, ये 3 दिया है, ये 4। जब इसको इन दोनों को जोड़ेंगे, वर्ग नहीं करना, केवल जोड़ना है, इससे हमेशा बड़ा रहेगा तीसरी भुजा से। और जरूरी नहीं कि यहीं कोई भी दो भुजा जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब चलिए इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आ गया ABC और ये त्रिभुज बना दिया गया है जिसके अंतर्गत x, 2x और 3x दे दिया गया है। और इसमें क्या करना है कि हमको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो पीछे बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ देंगे, तीनों कोणों में से आ जाएगा x, 2x और ये 3x। त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण x दिया है, दूसरा कोण 2x, तीसरा कोण 3x, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर इधर हो गया 180, 36 18, यानी कि x बराबर आ गया 30 डिग्री। x का मान इसमें कितना हो गया 30 डिग्री। तो जहाँ भी ऑप्शन अगर 30 डिग्री दिया रहेगा वहाँ पे टिक कर लेंगे। अगर इस प्रश्न में पूछ देता है ऐसे कि सबसे छोटा कोण बताइए, इसी प्रश्न में पूछ दिया होता है कि सबसे छोटा कोण क्या है, तो सबसे छोटा मान देख लेंगे कि यहाँ पर x, 2x, 3x है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है x है। तो x का मान क्या गया 30 डिग्री, यानी कि सबसे छोटा कोण क्या है 30 डिग्री। अगर ऐसे पूछ देता है सबसे बड़ा कोण क्या है, तो सबसे बड़ा कितना है 3x, तो ये हो जाएगा 3 या गुण 3 x का मान यहाँ पर रख लेंगे तो x का मान आ गया 30, यानी कि 3x के बदले में हो जाएगा हमारा ये 90 डिग्री का। यानी कि कोण C जो है सबसे बड़ा कोण इसमें है, क्योंकि कोण C का मान 3x है। 3 गुण x का मान रखेंगे 30, तो आ जाएगा ये हमारा 90 डिग्री। तो चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है कुछ आकृति और यहाँ पर दे दिया गया है कि x का मान निकालिए। ध्यान दीजिए कि प्रश्न में दिया रहेगा कि ये दोनों रेखाएं समानांतर है तथा इसको एक रेखा काट रही है। इसका अगर कुछ नाम रखे रहेंगे तो ABCD, यानी कि दिया रहेगा कि यदि आकृति में AB, चलिए मान रख लेते हैं इसका ABCD, इसको नाम रख लेते हैं DE। यदि इस आकृति में AB समानांतर DC है, समानांतर होना चाहिए। समानांतर का मतलब क्या होता है कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। समानांतर में रेखाएं बड़ी छोटी हो सकती है लेकिन इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उसे कहते हैं समानांतर रेखा। तो जब दो रेखाएं समानांतर होती है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उसमें क्या होगा कि इसका मान दोनों का कितना होगा, उसमें से x का, दोनों का मान यहाँ पर दे दिया दो कोण, तो इसमें x का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना है, एक प्रमेय 9th क्लास का है कि जब कोई दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं तथा एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब कोई दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। आखिर संगत कोण है क्या, तो इस कोण का जो मान होगा, यानी कि इस तरह से AGE का मान इसके बराबर होगा, यहाँ पे ये वाला मान इसके बराबर होगा, यानी कि
एच जी या जी एच सी के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला ऊपर के बराबर, इसका नीचे वाला नीचे के बराबर है ना, में है ऊपर वाला के बराबर, इस नीचे वाला रेखा के नीचे वाला इस रेखा के नीचे वाले के बराबर होगा। अगर वैसा होता है तो उसको कहा जाता है संगत कोण। ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, तिर्यक रेखा जहाँ काटा है वहाँ से, और उसी तरह से इधर वाला ऊपर के इधर ऊपर के नीचे के बराबर हो जाए, उसको कहेंगे संगत कोण। अब दूसरा का देखते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण भी बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है कि इस कोण को इसके बराबर कर देंगे। जैसे दोनों रेखा काटा है, दो रेखा गया उसको एक रेखा काट रहा है, तो यहाँ इस रेखा से और इससे जो कोण बना है दूसरे रेखा से विपरीत ओर, यानी कि इस किनारे का वो किनारे, जो मान होगा वो बराबर होगा। अगर है 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री, 50 डिग्री है तो 50 डिग्री। उसी तरह से इस किनारे वाला भी इधर बराबर होगा, उधर का जो मान है इधर के मान के बराबर होगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल से तो आप चैनल के पेज पर जाना है, वहाँ पे देख सकते हैं, इसका वीडियो अपलोड किया गया है। ये 9th क्लास का चैप्टर है। तो इधर का बराबर इधर और इस किनारे के बराबर इस किनारे अगर हो जाता है तो उसको कहते हैं एकांतर कोण। फिर आता है तीसरा नियम कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ताकि एक ओर के अंतः कोण क्या है, अंतः मतलब अंदर के, तो इन दोनों कोणों को अगर जोड़ देंगे यानी कि हई कोण हई वाला कोण के, तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जी है तो इसको ए जी एच प्लस इसको जी एच सी बराबर 180 डिग्री, या इसको अगर एक्स मान लेते हैं इसको वाई, तो एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से इधर का भी अंदर के दोनों कोण के जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 180 डिग्री। उधर भी अगर जोड़ देंगे तो वो भी मान 180 डिग्री होगा, यानी कि इधर इधर जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री। तो यही हमारा नियम लागू होता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं, साथ ही एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी नियम पर इसको हल कर लेंगे, क्योंकि ये रेखा जो है दोनों रेखा कट रहा है उसमें इस पार एक कोण है और ये वाला इधर है, और दोनों इस प्रकार से जो कोण है वो क्या है, एकांतर कोण है। क्योंकि इस पार ऊपर वाला और नीचे वाला इधर जब है दोनों बराबर हो जाता है उसको कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, क्योंकि जब तिर्यक रेखा काट देती है दो समानांतर रेखा को तो वहाँ पे बराबर हो जाता है। तो वैसे ये दो समानांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, प्रश्न में लिखा रहेगा कि ये दोनों समानांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। 2x + 10 बराबर x + 30, ये बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। यहाँ पे हो गया 2x, है प्लस इधर आएगा माइनस में, 30 है प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो दो गो x में से एक x घटाएंगे तो बचेगा x, 30 में से 10 गया 20, यानी कि यहाँ पर x का जो मान है वो 20 डिग्री के बराबर है, 20 के बराबर है। उसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, इसमें भी x का मान निकालना है। सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसमें कहा गया है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ओर के अंदर के कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, क्योंकि ये अंतः कोण है, अंतः कोण को जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों समांतर रेखा होना चाहिए और एक तिर्यक रेखा काटना चाहिए। तो ये भी दोनों समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। प्रश्न में इतना दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा x + 20 + 3x + 40 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि इनका योग होता है 180 डिग्री, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। इसमें जोड़ लेंगे 3x है, एगो x हो जाएगा 4x, अब प्लस इसको जोड़ लेंगे 20 और 40 हो जाएगा 60 बराबर 180। ये हो जाएगा 4x बराबर 180 है, प्लस में इधर 60 है, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर बच गया 4x बराबर 180 में से 60 घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 120। इसको कटा लेंगे, 30 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर हो गया 30 डिग्री, यानी कि इसमें x का जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। उसी तरह से प्रश्न नंबर चौथा में देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, अब इधर इसको मिटा देते हैं।
प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे तो एक रेखा सरल रेखा दे दिया गया, उस पर 2 रेखा इस तरह से गया है। इसमें x का मान पूछा गया है। इसमें ABCD कुछ लिखा रहेगा, ऑब्जेक्टिव है तो उतना ध्यान नहीं देना होता है। देखना होता है कि एक सरल रेखा पर है तो एक सरल रेखा पर कितना भी कोण बन जाए सबका योग 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा मतलब सीधा रेखा, इस पर कितना भी कोण बना दिया जाए सबको जब जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री के बराबर। तो इसमें जोड़ लेते हैं x + 2x + 2x बराबर, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180। कटा लेते हैं, 5 × 3 = 15 हो गया ये, और ये हो गया 5 × 6 = 30, यानी कि x बराबर 36 डिग्री के बराबर। इसमें x का जो मान है वो 36 डिग्री के बराबर है। उसी तरह से 5वां नंबर देखते हैं। ये भी 9th क्लास का सब पर में है, तो इसमें भी देखेंगे ध्यान से। तो उसमें कहा गया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसको अंतःकोण कहेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों अंतःकोण है। ये बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, ये वाला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला कोण है दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ये अंतःकोण कहलाएगा इस आकृति में। तो वहीं हम लोग नियम लागू करेंगे, यानी कि 110 यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, तो 110 डिग्री बाहर बना है। दोनों अंतःकोणों के योग, अंतःकोण मतलब एगो ये कोण A प्लस कोण B, तो कोण B की जगह पर दे दिया है 40 डिग्री। इसमें पूछा है A का मान क्या होगा। अगर कोई आकृति दे दिया है उसमें बाहर का जो कोण बनेगा, इस त्रिभुज में बाहर का कोण बनाया गया है, बाहर के कोण दोनों अंदर के कोणों के योग के बराबर होगा। ध्यान रखना है कि इस अंदर वाले कोण के बराबर नहीं, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इसमें क्या करेंगे, A का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 110, 40 उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, इधर हो गया कोण A, यानी कि कोण A बराबर घटा लेंगे तो बच जाएगा 70 डिग्री। तो इसमें कोण A का जो मान है वो 70 डिग्री के बराबर है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि ये दिया गया है, यदि DE समानांतर BC, इस आकृति में दे दिया गया है कि DE जो है BC के समानांतर है, तो EC का मान क्या होगा। तो थेल्स ने क्या कहा था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को काटते हुए एक रेखा खींची जाए जो तीसरी भुजा के समानांतर हो तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में बंट जाती है। मतलब थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AD के बट्टा में DB बराबर AE के बट्टा में EC। क्योंकि ये थेल्स ने कहा है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा को काटती हुई एक रेखा खींच दिया जाए तो और ये रेखा ऐसा होना चाहिए कि तीसरी भुजा के समानांतर होना चाहिए, तो ये रेखा इन भुजाओं को आधा आधा बांट देती है, अनुपात में बांट देती है। ये थेल्स प्रमेय है। AD का मान हो गया 1.5, DB का मान 3 है, AE का मान 1 और EC का मान निकालना है। कटा लेंगे, 1.5 दूना के 3 हो जाएगा, EC में 1 में गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर EC में 1 में गुणा करेंगे, EC 2 में 1 में गुणा कर लेंगे 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें EC का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो दिया गया है कि एक व्यक्ति पहले 150 मीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति है जो 150 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है। ध्यान रखना है कि कभी भी ब्लैक बोर्ड पर जब हल करना है या कॉपी पे हल करना है, ये हमेशा पूरब रखना है, इधर दाएं हाथ की तरफ पूरब रखना है। ये पश्चिम होता है, ऊपर हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण, और ये हो गया हमारा मूल बिंदु। तो इसी पे प्रश्न देखेंगे। तो दिया गया है एक व्यक्ति पहले 150 मीटर पूरब की ओर चलता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर है, अब वो क्या करता है कि 150 मीटर पूरब की ओर, पूरब मतलब यहाँ से, मूल बिंदु है, यहीं से व्यक्ति मान लिया कि यहीं पे खड़ा है, पूरब की ओर चल दिया, इधर चला 150 मीटर वो चला गया है व्यक्ति, और उसके बाद 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से 200 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर मतलब ऊपर, तो यहाँ से डायरेक्ट अब 200 मीटर ऊपर चला, 200 मीटर
ध्यान रखना है कि जब भी कोई मुड़ता है तो 90 डिग्री पे माना जाता है। जब भी ये ज्योमेट्री में हम लोग जब भी पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति को मोड़ा गया है तो समझना है कि वो 90 डिग्री पे मुड़ रहा है। तो पहले नंबर 150 मीटर चला व्यक्ति, फिर 200 मीटर वहाँ से उत्तर की ओर चलता है पूरब से चलने के बाद। तो पूछा क्या गया है कि वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है। अब वह अपनी मूल स्थिति से कितना दूरी पर है, तो इस तरह से नहीं बल्कि सबसे इसकी नज़दीक की दूरी ये हो जाएगा। ये हमारा सबसे नज़दीक दूरी होगा इस व्यक्ति के लिए। तब क्या करेंगे, इसका मान निकालना होगा। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये त्रिभुज बन गया है ABC, इसका नाम रख लिए। अब यही दूरी निकालना है तो ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो कर्ण बराबर पीछे पढ़ ही चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा ही है। एगो 150 मीटर है इसका स्क्वायर प्लस दूसरा है 200 मीटर इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। पहले 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 2 गो 0, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 गो 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि AC का मान निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे AC स्क्वायर है तो AC का मान निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, जोड़ लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 625 पर 2 गो 0। वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका 25 होता है और 2 गो 0 का 1 वर्गमूल 250 मीटर। यानी कि वह व्यक्ति अपनी मूल स्थिति से 250 मीटर दूरी पर है। मूल स्थिति वहाँ यहाँ पर था, अब यहाँ पर गया है तो कितना दूरी पर है व्यक्ति, 250 मीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B बराबर 45 डिग्री है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, BC होगी, AC होगी, AB होगी। एक त्रिभुज दे दिया गया है इस तरह से, जिसमें कहा गया कि कोण A कोण B दोनों बराबर हैं। तो इसको मान लेते हैं कोण A और कोण इसको मान लिए B, दोनों बराबर है। साथ में कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो ध्यान रखना है कि AB हो गया 45 डिग्री का, यहाँ पर नहीं माने हैं तो ये जो भुजा हो गया वो बच गया C। कोण A की जगह पर भी 45, B के भी मान 45, तो बच गया जो मान यानी कि 45 हो गया 90। या त्रिभुज में 180 डिग्री का होता है, तो जब हई 90 हो गया दोनों को मिला के तो हई अकेले कितना होगा 90 डिग्री का। यानी कि ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। फिर से देखिए ध्यान से, जब हई दोनों A और B 45 है तो जोड़ेंगे तो 90। त्रिभुज में होता है 180 डिग्री का कोण, तो इसका मतलब कि हई दोनों 90 तो हई अकेले 90 होगा, तभी ना जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री का, इसका मतलब ये हो गया समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण वाले शीर्ष से जो दिखाई देगा वो होगा कर्ण, और कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है भुजा, तो कर्ण हो गया। यानी कि इसमें बड़ा भुजा क्या हो जाएगा, AB। तो AB हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आया है कि निम्न में कौन समकोण है, निम्न में कौन समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये हमारा प्रश्न हो गया। तो इसमें क्या करना है कि बड़ा भुजा का वर्ग करके और दोनों भुजाओं के छोटका दोनों भुजा का वर्ग करके जोड़ के देखना है कि बराबर अगर आ जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, नहीं आएगा तो समकोण नहीं होगा। क्योंकि पाइथागोरस ने कहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक बड़ी भुजा लेंगे, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। बड़ी भुजा का वर्ग कर लेते हैं, इसमें 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81। दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का हो जाएगा 64। जोड़ लेंगे 9 4 13 और ये हो गया 6 1 7, 73 दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। उसी तरह से इसको देखेंगे, इसमें बड़ी भुजा हमारा हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 8 8 64 यानी कि 6400। 2 को भुजा बच गया, इसको भी जोड़ लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 50 का तो ये हो जाएगा 2500, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यानी कि 2564, जो कि इसके बराबर नहीं आया, इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो बच गया लास्ट ये वाला। इसमें देखेंगे बड़ी भुजा क्या है, तो बड़ी भुजा आ गया 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169,
बच गया अब 2 भुजाएं, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, जोड़ लेंगे दोनों को तो आ जाएगा 169, यानी कि ये दोनों मान बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। अब इसमें लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ये वाला दे दिया गया है 2 आकृतियाँ ए बी सी और डी ई एफ। इसमें ए का मान खाली है, बी का मान 80 दे दिया गया है, सी का मान 60 दिया गया है, यहाँ पर डी का मान 40 दे दिया गया है, और ये ई है तो ई का मान 80 दे दिया गया है और एफ का मान खाली दिया गया है। और ये कह दिया गया है कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ए का मान क्या है। तो सिंपल सा प्रश्न है, ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि ए डी के बराबर हो गया, क्योंकि बी इस ई के बराबर है, सी इस एफ के बराबर है, तो ए डी के बराबर हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया 40 डिग्री, आंसर हो गया यही। जब भी कोई आकृति समरूप होता है तो सभी कोण बराबर हो जाते हैं और भुजाएं समानुपाती हो जाती है, तो यहाँ पर कोण बराबर कर लिए हैं। या इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को जोड़कर कोण ए का मान निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।